नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से डीआरडीओ के कारनामे के बारे में। डीआरडीओ के द्वारा ऐसी 7 टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं। ये टीडीएफएस एक प्रोग्राम चल रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। डीआरडीओ को फंड प्रोवाइड कराया गया था और डीआरडीओ के नेतृत्व में भारत की बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उन सभी ने मिलकर काम किया और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं जिनसे भारत की तीनों सेनाओं को हाईटेक होने में मदद मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी न्यूज़पेपर में देखेंगे, सभी में इसे प्रमुखता से छापा गया है। पीआईबी पर भारत सरकार के द्वारा इस न्यूज़ को छापा गया है और इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया गया है। तो आज के सेशन में हम यही बात करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम समझेंगे इन सातों जो टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसके तकनीकी पहलू को समझेंगे कि ये किस तरीके से, कहाँ पर काम आने वाली है और भारत की तीनों सेनाओं को युद्ध के क्षेत्र में किस तरीके से हेल्प करने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, ध्यान से समझिएगा। चैनल पर सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, द हिंदू में ये खबर छपी है, डीआरडीओ हैंड ओवर 7 टेक्नोलॉजी डेवलप्ड अंडर टेक डेवलपमेंट फंड टू आर्म फोर्सेज। यानी भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, और उसके तहत ये सातों टेक्नोलॉजी विकसित की गई डीआरडीओ के द्वारा और इन्हें अब समर्पित कर दिया गया है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पर ये पूरी जो न्यूज है उसको कवर किया गया। 5 दिसंबर को न्यू दिल्ली में ये टेक्नोलॉजी हैंडओवर की गई और इसमें डीआरडीओ के जो चीफ हैं समीर बी कामत साहब, वो इसमें मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में ये सातों टेक्नोलॉजी जो है भारत की तीनों सेनाएं ट्राइसेप से जो है उनको अवेलेबल कराई गई हैं। यहाँ पर देखिए कि डीआरडीओ हैंड ओवर 7 टेक्नोलॉजी डेवलप अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम टू द आर्म फोर्सेज। इसके अलावा ये 7 टेक्नोलॉजी जो हमने यहाँ पर डेवलप की हैं वो तो हमने हैंड ओवर कर दी हैं। इसके अलावा पीआईबी पर ये खबर दी गई है कि अप्रूव 12 न्यू प्रोजेक्ट स्पेनिंग अक्रॉस स्ट्रेटेजिक एरोस्पेस नेवल एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज। यानी 12 नए प्रोजेक्ट भी इसमें शुरू किए गए हैं जो भारतीय सेनाओं के लिए एरोस्पेस, नेवल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करेंगे। अच्छा, इसमें सातों टेक्नोलॉजी के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में एक-एक करके मैं आपको डिटेल में चर्चा करूंगा। यहाँ पर ये देख लें कि डीआरडीओ भवन जो है न्यू दिल्ली में, वहां पर इस टेक्नोलॉजी को हैंडओवर किया गया भारतीय सेनाओं के लिए और उस समय समीर बी कामत साहब जो हैं वहां पर मौजूद थे। ट्राई सर्विसेज जो है उनके जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेंगी इसकी पूरी व्याख्या जो है वहां पर की गई। अब इसमें देखिए 7 टेक्नोलॉजी, पहले नाम देखिए कौन कौन सी हैं। एयरबॉर्न जैमर्स के लिए हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, एक तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। टाइड इफिशिएंट गैंगवे बनाया गया है, स्विचिंग मैट्रिक्स सिस्टम बनाया गया है, बीएलएफ लूप एरियल सिस्टम बनाया गया है, लॉन्ग लाइफ सी वाटर बैटरी सिस्टम, लिथियम प्रीकर्सर रिकवरी तकनीक और स्वदेशी वाटर जेट प्रणोदक प्रणाली। नाम सुनने में आपको ऐसे लग रहे होंगे कॉमन, लेकिन एक एक करके जब हम इनकी बात करेंगे तो आपको डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस होगा। सबसे पहले देखिए आप, इंडिजेनस हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, इसका मतलब क्या है समझना दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एयरक्राफ्ट है, हमारा एयरक्राफ्ट। अब हमारा जो एयरक्राफ्ट है, कोई मान लीजिए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है, कोई भी मान लीजिए। अब इसको पकड़ने के लिए दुश्मन ने रडार लगा रखे हैं, ये एनिमी रडार है, रडार के द्वारा रेडियो तरंगें आएंगी। अब इन रेडियो तरंगों से बचने के लिए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या ड्रोन में आजकल हम स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी जो खुद को छुपाने में सक्षम एक तकनीक होती है, जो तरंगों से बचने की एक तकनीक होती है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के अलावा और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे कि जैमर लगाए जाते हैं। ये जैमर जो है, इसका काम होता है कि दुश्मन के रडार या किसी भी उपकरण से आने वाली जो तरंग होती हैं उनको ये जाम कर देता है, उन तरंगों को रोक देता है, वापस नहीं जाने देता, जिससे कि इसकी लोकेशन पता नहीं लगे। ठीक है, लेकिन ये जो जैमर हैं ये कंटिन्यूअसली काम करते रहें, इसके लिए हाई वोल्टेज सप्लाई की जरूरत होती है और वो भी अनवरत रूप से। यानी लगातार हाई वोल्टेज इस जैमर को चाहिए होता है। अगर हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा तो फिर ये जैमर काम करना बंद कर देगा और रेडियो तरंगें यहां तक पहुंच जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस पहुंचेंगी तो लोकेशन का पता लग जाएगा।
तो इस हाई वोल्टेज जैमर के लिए हाई वोल्टेज प्रोवाइड जब कराया जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट में, तो एयरक्राफ्ट के लिए बाकी की जितनी भी और आवश्यकता है एनर्जी की, उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो डीआरडीओ ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है और इसके लिए एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई जनरेट की है। और ये हाई वोल्टेज पावर सप्लाई का काम क्या है, एक बूस्टर की तरह काम करती है। यानी जो सामान्य पावर है, एक नॉर्मल जो पावर की रेंज है, उसको ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है और बिना रुके लगातार जैमर काम करता रहता है। तो इससे यह टेक्नोलॉजी जो है हमारे विमानों को, हमारे ड्रोन्स जो हैं, उनकी सुरक्षा करेगी, यानी उनका पता दुश्मन को नहीं लग पाएगा। दूसरे नंबर पर आप आ जाइए टाइड एफिशिएंट गैंगवे। बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है, ध्यान से सुनना। होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा वॉरशिप है, हमारा युद्ध पोत है, पानी का वो जहाज जिससे हम युद्ध लड़ते हैं, या फिर नॉर्मल जहाज मान लीजिए। अब इस पे सैनिक हैं और बहुत सारा सामान है। अब हमें क्या करना होता है, जब उस सामान को और सैनिकों को पोर्ट पर यानी बंदरगाह पर उतारना होता है, तो उसके लिए एक रैंप बनाया जाता है। ये रैंप आपको दिख रहा होगा। लेकिन होता क्या है कि समुद्र का जो पानी है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपको पता है ज्वार आता है, ज्वार यानी टाइड। और ज्वार में दो स्थिति बनती है, एक ज्वार जिसको हाई टाइड कहते हैं, एक लो टाइड यानी ज्वार और भाटा। तो जब हाई टाइड होता है तो पानी का जलस्तर बढ़ जाता है, लो टाइड होता है तो पानी का जलस्तर कम हो जाता है। तो उस पानी के जलस्तर के कम या ज्यादा होने से ये रैंप कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। तो सामान को उतारने में और सैनिकों की आवाजाही में समस्या पैदा होती है। कई बार ये रैंप क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन यहां डीआरडीओ ने टाइड इफिशिएंट गैंगवे बना दिया। मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सिस्टम, जिसमें मान लीजिए टाइड के कारण पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो ये इसे नीचे की ओर लेकर आ जाएगा। और जब टाइड के कारण पानी नीचे आ रहा है, जब ये नीचे की तरफ झुकना होगा, तो ये इसे अपलिफ्ट कर देता है। कहने का मतलब जल स्तर को समान बनाए रखने में कोशिश करता है ये, या फिर जल स्तर ज्यादा या कम हो, लेकिन रैंप की जो स्थिति है वो एक जैसी बनी रहेगी। तो यहां से सैनिक या फिर किसी भी सामान को लाने ले जाने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो ये टेक्नोलॉजी भी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई और भारतीय सेना को दी गई, भारतीय नौसेना को। सी वाटर बैटरी सिस्टम, इसका मतलब समझिए। सी वाटर बैटरी सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको दुश्मन की पनडुब्बियों को पकड़ना है, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना है। पनडुब्बियों का पता लगाना है तो पानी की सतह के नीचे हम क्या करते हैं, या तो उपकरण भेजते हैं सोनार। सोनार का मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये पानी की सतह के नीचे अल्ट्रासोनिक वेव के आधार पर कार्य करने वाला एक उपकरण है। सोनार भेजते हैं या फिर सेंसर भेजते हैं। अब ये सेना सोनार या सेंसर जब नीचे जा रहे हैं तो इसके अंदर लगी होती है बैटरी। अब वो बैटरी जो है, उनमें एक निश्चित पावर है तो वो जल्दी से खत्म हो जाती है। तो ये सोनार काम करना बंद कर देगा, सेंसर काम करना बंद कर देगा। यानी हमारा जो उद्देश्य है दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना या दूसरे विपन्स का पता लगाना, वो संभव नहीं हो पाता है, हमेशा संभव नहीं हो पाता। जब तक बैटरी काम करेगी तब तक संभव होगा। तो इसके लिए यहाँ पर डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने एक नई तकनीक खोजी। इन्होंने क्या तकनीक खोजी है, इन्होंने अब स्टैंडर्ड जो बैटरी होती है या सामान्य जो बैटरी होती है, उनकी जगह पर सी वाटर बैटरी इसमें लगाकर भेजेंगे हम। सी वाटर बैटरी सर क्या है, सी वाटर बैटरी सिस्टम जो है उसको समझना ध्यान से। ये हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पर आधारित होती है। यानी ये समुद्र के जल का अपघटन करके, जिसे जल वैद्युत अपघटन कहते हैं हम, समुद्र के जल का अपघटन करके बिजली बनाती हैं। सी वाटर बैटरी जो है वो लगातार बिजली बनाती रहेंगी, इलेक्ट्रिसिटी बनाती रहेंगी, और उससे आपके सोनार या फिर सेंसर जैसे डिवाइस जो आपने भेजे हैं वो लगातार काम करते रहेंगे, और दुश्मन की पनडुब्बी या किसी भी विपन्स का आपको आसानी से पता लगता रहेगा। तो ये भी एक बहुत ज्यादा यूजफुल उपकरण हो गया। फिर आप आ जाइए वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम। वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। क्या है इसमें समझना, जैसे कि हमारा कोई जहाज है, पानी में चल रहा है। पानी में जब जहाज चलते हैं तो इसके अंदर मशीनरी बहुत सारी काम करती है। इनमें एक मशीनरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसे कहते हैं प्रोपेलर। तो प्रोपेलर जो है, ये जितनी भी हमारी बोट हैं या जहाज हैं, इस प्रोपेलर के माध्यम से आगे चलने में इनको मदद मिलती है। ये पानी को क्या करता है, फेंकता है। अब इसमें और ज्यादा गति लाई जाए, ध्यान रखना, आपने गति का तीसरा नियम पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो हम लोग जब तैरते हैं
या जैसे कि आप नाव चलती है तो नाविक को देखा होगा, वो पतवार से पानी को पीछे धकेलता है। पीछे क्यों धकेलता है? पीछे फोर्स लगा रहा है, और पानी जब नाव पर आगे फोर्स लगाएगा तो नाव आगे बढ़ती है। तैरते समय हम भी यही करते हैं कि पानी को पीछे धकेलते हैं, ताकि क्रिया यहाँ पर एक्शन फोर्स पीछे लगा रहे हैं हम, तो हम पर लगेगा रिएक्शन फोर्स और हम आगे बढ़ पाते हैं, तैर पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर प्रोपेलर काम कर रहा है, लेकिन यहां पानी को फेंकने की गति बहुत ज्यादा तेज नहीं है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर एक मोटर लगा दी, बहुत मतलब अच्छे लेवल की वाटर जेट सिस्टम लगा दिया। और इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें पानी को बहुत तीव्र गति से खींचकर इस ओर फेंका जाएगा। तीव्र गति से खींचकर जब प्रेशर के साथ फेंका जाएगा जेट नोजल से, ये पानी वाटर इनटेक है, यहां से पानी लिया जा रहा है, पंपिंग हो रही है और जेट नोजल इसको आगे फेंक रहा है। तो पानी जितने फोर्स के साथ इधर फेंका जाएगा, उतने ही इस तेज गति के साथ में नाव जो है या फिर जहाज जो है वो आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब, ये फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट यानी तेज गति वाली गश्ती नौकाएं जो होती हैं, उनमें यह है काम करेगा। एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित ये तकनीक काम करेगी। तो यहां आप किसी भी फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट जो है उसमें इस तकनीक को लगा सकते हैं। इससे इसकी गति जो है वो बढ़ जाती है। और जहां पर सैलो वाटर होता है, पानी की जहां पर हम कहेंगे कि मात्रा कम है, वहां पर तो ये तकनीक बहुत ज्यादा फायदा करेगी, क्योंकि पानी कम होने पर वहां स्पीड को बढ़ाना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर आ जाइए आप लिथियम रिकवरी प्रोसेस, अगली जो तकनीक है जो डीआरडीओ ने हैंडओवर की है, समझना। लिथियम के बारे में आप सभी जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरी बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन लिथियम एक ऐसा मेटल है जो जैसे हम अगर केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो आवर्त सारणी में तीसरे नंबर पर आता है, और ये सबसे हल्का धातु माना जाता है। लिथियम के लेकिन भंडार भारत में बहुत सीमित है। लिथियम आयन बैटरी के लिए भारत या तो चाइना पर डिपेंड है या किसी दूसरे देशों पर डिपेंड है, ज्यादातर हम आयात करते हैं। अब लिथियम का उपयोग मोबाइल में भी हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप वगैरह, इन सब में लिथियम आयन बैटरी आ रही हैं। यहाँ तक कि आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं सब में लिथियम आ रहा है। अब लिथियम की डिमांड ज्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या है, कम है। तो यहाँ डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि हम लिथियम की रिकवरी करेंगे, यानी इसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं। और इसके लिए बाकायदा एक रिसाइकलिंग प्रोसेस डेवलप किया गया। पुरानी और खराब हो चुकी जितनी भी बैटरी है उनको इकट्ठा किया जाता है, और ये जो मशीनरी इन्होंने डेवलप की है, इस मशीनरी के अंदर इसको डाला जाएगा, और इस तकनीक के माध्यम से पुरानी जो बैटरी है उनमें से लिथियम की रिसाइकलिंग की जाएगी, यानी लिथियम को रिकवर कर लिया जाएगा वापस से, और फिर इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करने से भारत के पास लिथियम के जो सीमित भंडार हैं, यानी वो उनमें हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक क्या करेंगे, सफलता हासिल करेंगे कि हमें लिथियम ज्यादा ना मंगाना पड़े। और कहीं ना कहीं ये पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आ जाइए एक और महत्वपूर्ण तकनीक, वीएलएफ लूप एरियल फॉर अंडर वाटर प्लेटफॉर्म। देखिए, वीएलएफ का मतलब है यहाँ पर वेरी लो फ्रिक्वेंसी। यहाँ इसको मैं समझाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, फिजिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। यहाँ पर एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, कोई भी तरंग एक सेकंड में जितने कंपन करती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ, यानी कोई तरंग एक कंपन में जितनी दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इन दोनों में उल्टा संबंध है, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। जैसे कि ये तरंग देख लीजिए आप, इसका एक कंपन कम दूरी में हो रहा है, लेकिन इसका ज्यादा दूरी में हो रहा है, तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है। इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ क्या है, कम है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, कि जब हम, जैसे हमारी पनडुब्बियां हैं, पनडुब्बी, अब पनडुब्बी पानी की सतह के नीचे रहती हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी पनडुब्बी का दुश्मन को पता ना लगे। देखिए, ये टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड होती है, पूरी दुनिया ये चाहती है कि हमारी टेक्नोलॉजी को दुश्मन पकड़ ना सके, और दुश्मन के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ना हो जिसको हम पकड़ ना सकें। यानी हम तो पकड़ना चाहते हैं लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी को ना पकड़ सकें, इसीलिए टेक्नोलॉजी को बार बार अपग्रेड किया जाता है। तो पनडुब्बी जो है पानी की सतह के नीचे रहती हैं, आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन पर हमला करती हैं। लेकिन इन पनडुब्बियों को कई कारणों से बाहर भी आना पड़ सकता है। कैसे बाहर आना पड़ता है, समझना। पनडुब्बियों के अंदर एंटीना लगे होते हैं, ये विशेष प्रकार के एक एंटीना होते हैं। ये एंटीना जो है सामान्य तौर पर जब रेडियो तरंगे जनरेट करते हैं
तो ये रेडियो तरंगें पानी की सतह के नीचे बहुत अच्छी स्पीड से या फिर मैं कहूँ बहुत अच्छे तरीके से चल नहीं पाती हैं। चल नहीं पाती तो सिग्नल जनरेट नहीं होता। सिग्नल जनरेट नहीं होता तो इस पनडुब्बी को बाहर आना पड़ता है। बाहर आना पड़ता है पानी की सतह से थोड़ा-सा बाहर, ताकि एंटीना बाहर आ जाए, और बाहर आ जाएगा तो दुश्मन को पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर डीआरडीओ के साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने एक विशेष एंटीना बनाया है। ये विशेष एंटीना, इसे कह रहे हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी लूप एरियल एंटीना। तो ये जो एंटीना है ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी जनरेट का मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण ये पानी की सतह के नीचे भी चल सकती हैं। ये तरंगें पानी की सतह के नीचे भी चल सकती है, तो यहां पर भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, और यानी यहां भी ये आसानी से कार्य कर सकती हैं। इनको बार बार पानी की सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दुश्मन हमारी पनडुब्बी का पता नहीं लगा पाएगा। समझ गए? तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी लूप एरियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सबमरीन्स के क्षेत्र में, जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है। फिर आप आ जाइए वीएलएफ एचएफ स्विचिंग मैट्रिक्स सिस्टम। वेरी लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स का मतलब होता है, देखिए मैथ में पढ़ते हैं हम, इस तरीके से मैट्रिक्स बनाए जाते हैं, या फिर मैट्रिक्स समागम कह सकते हैं, कई चीजों को मिलाया जाता है एक तरीके से, ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैट्रिक्स की स्विचिंग हो रही है। स्विचिंग का मतलब हो गया हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी की स्विचिंग होगी। एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से सुनना, कि जो हमारी सेनाएं होती हैं उनके पास बहुत सारे रिसीवर होते हैं, बहुत सारे रेडियो रिसीवर होते हैं। अब उनसे अलग अलग प्रकार की तरंगें वो रिसीव करते हैं। ट्रांसमीटर जो होते हैं उनसे अलग अलग प्रकार की तरंगें ट्रांसमिट की जाती हैं, निकाली जाती हैं। इन तरंगों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, किसी की लो फ्रीक्वेंसी, किसी की हाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन किस फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए, किस टाइम पर, यह बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं? यानी सेना के पास सैकड़ों रेडियो ट्रांसमीटर, रिसीवर और एंटीना होते हैं। यह सिस्टम अपने आप तय करता है कि कौन सा संदेश एंटीना से और किस फ्रीक्वेंसी पर भेजा जाएगा। बहुत सारे ट्रांसमीटर रिसीवर हैं। ट्रांसमीटर जो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हैं। अब ये डिसाइड करना कि किस समय पर किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने जो ये तकनीक डेवलप की है वो वीएलएफ यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों में स्विचिंग करती है। मतलब पहले सेलेक्ट करती है कि कौन से सिग्नल को भेजा जाएगा, और वो सिग्नल समय के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जब भेजा जाता है तो फिर सटीक संचार व्यवस्था बन पाती है। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होगा वो ऐसे होगा, कम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, ये हो गया इसका लैम्डा। और यहां पर देखिए आप, इसका वेवलेंथ बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या है, ज्यादा है। ऐसा करने से तेज, साफ और सुरक्षित संचार व्यवस्था बनेगी। सुरक्षित संचार व्यवस्था होने से हमारे कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, और दुश्मन को किसी भी चीज का पता भी नहीं चलेगा, और हमारे सैनिकों के बीच वार्तालाप होती रहेगी। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई हैं। डीआरडीओ के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनका इसमें सहयोग है। लेकिन मजेदार बात यह है कि सारी तकनीकें स्वदेशी तकनीक हैं, यानी स्वदेशी टेक्नोलॉजी जो है उनका उपयोग किया गया है, उपकरणों का उपयोग किया गया है, हमारे वैज्ञानिकों की ये मेहनत है। तो इसलिए ये अप्रिशिएट बनता है, और प्रत्येक भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए, प्रत्येक भारतीय को इसको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। इसलिए सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगली खबर के साथ, बेहतर खबर के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।